So I was discussing this figure. मैं आपसे ये कह रहा था कि जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रिलीज हो रहे हैं हेल्पर सेल से, और ये साइटोकाइंस दूसरे सेल्स पे काम करते हैं प्लस खुद अपने ही सेल्स पे काम करते हैं। तो जब ये ऑटोक्राइन इफेक्ट होता है तो ये हेल्पर सेल्स में और ज्यादा डिवीजन शुरू हो जाता है और ज्यादा बनने लगते हैं टी हेल्पर सेल्स। इस फिगर में आप एक चीज और नोट करो, यहाँ पे मैंने लिखा है TH2। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पर सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि हेल्पर सेल होता है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, दो तरह के टी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, लेकिन हेल्पर सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे TH2 है। यहाँ पे ये TH2 टाइप का है। TH2 रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर सेंसिटिव 1 वाले में, और ये डिफरेंट जो इंटरल्यूकिन रिलीज हो रहे हैं। प्लस एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताऊं कि आप हमेशा कहते हैं हम लोग कि बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद, लेकिन बी लिम्फोसाइट IgE भी करता है, IgM भी करता है, IgG भी करता है, A भी करता है, D भी करता है, सारे करते हैं। तो कब क्या करेगा वो डिपेंड करता है, इस इंटरल्यूकिन भी डिसाइड करता है। यहाँ पे देखिए जब IL4 ने एक्ट किया, IL4 ने एक्ट किया तो डायरेक्ट IgE बना रहा है। सबसे पहले क्या बनाते हैं, यूजुअली IgM बनाते हैं, उसके बाद IgG बनाता है। यहाँ पे देखिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकिन 4 ये जो बी सेल्स है डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, IgE। और जो अदर है इसके, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ IL4 बी लिम्फोसाइट IgE बनाएंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ IL5 ये रिक्रूट करता है इसिनोफिल्स को। तो यहाँ पर सिर्फ मासल्स नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मासल्स तो है ही, प्लस इसिनोफिल्स भी आते हैं, बेसोफिल्स भी आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें इस प्रोसीजर, इस रूट का। तो अभी तक क्या हुआ है कि ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन ये जो IgE निकले बी सेल से, ये कमाइन कर गए ऑन द सरफेस ऑफ द मास सेल्स। मास सेल्स के सरफेस के ऊपर कमाइनिंग देखिए यहाँ पे हो गई, मास सेल से इसके सरफेस पे कमाइनिंग हो गया, एसिनोफिल्स आ गए। अप टू फर्स्ट एक्सपोजर यहाँ बस यहीं पे होगा, लेकिन जब सेकेंडरी एक्सपोजर होगा, विद इन मंथ हो, विद इन वीक्स हो, विद इन डेज हो, जब सेम एंटीजन दोबारा बॉडी के अंदर आ जाता है, अब क्या होगा कि ये जो इसके ऊपर IgE एंटीबॉडी जो कमाइन कर गया है वहां पे बाइंड करने लगेगा उसके ऊपर कॉलिनेजेंस या जो भी एंटीजन था वो बाइंड करने लगेगा, क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीग्रेनुलेशन शुरू हो जाएगा। डीग्रेनुलेशन ऑफ उसके अपने एंजाइम शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कि दो तरह के रिस्पॉन्स है, एक बोलते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स, एक बोलते हैं लेट फेज रिएक्शन। इनिशियल रिस्पॉन्स उससे आते हैं जो उसके प्री फॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिस्टामिन। तो आप जानते हैं जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो सर्कुलेशन में है, और हिस्टामिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे, ब्रोंकाई में होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं H1 रिसेप्टर्स। तो जहां जहां पे हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होंगे वहां जाके काम करना शुरू कर जाएगा। तो ब्रोंकाई में जाएगा तो ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस करेगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा तो वैसोडाइलेटेशन करेगा, उसका परमिटिविटी बढ़ाएगा, तो वहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा, प्लाज्मा फ्लूइड बाहर निकलने लगेंगे। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शंस आएंगे बॉडी में कि बॉडी रेड होने लगेगा, बॉडी रेड होने लगेगा ड्यू टू ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो गया, रेडनेस शुरू हो जाएगा, और जो एक्सुडेशन हो रहा है, ट्रांसुडेशन हो रहा है जो फ्लूइड का, उसकी वजह से एरिया एडिमेटस हो जाता है। हिस्टामिन का अपना इफेक्ट इचिंग है, तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, इचिंग शुरू हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। तो जो इनिशियल प्रीफॉर्म मीडिएटर्स थे उनसे जो रिएक्शंस आते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स। मगर विद इन 8 to 12 आवर्स सेकेंडरी फेनोमेना शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी फेनोमेना में क्या है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड केमिकल मटेरियल शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा था कि फॉस्फोलाइपेज के इफेक्ट से फॉस्फोलिपिड टूटेंगे, जब फॉस्फोलिपिड टूटेंगे सेल मेम्ब्रेन के तो एरिकिडोनिक एसिड बनेगा। एरिकिडोनिक एसिड क्या है, ये 20 कार्बन का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये फर्दर अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम के संपर्क में आने से, कॉक्स दो तरह के होते हैं तो दो रूट पे ये चले जाते हैं। एक रूट से ये बनाना शुरू कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये जब दूसरे रूट से चला जाता है तो बनाना शुरू करता है ल्यूकोट्राइन्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोट्राइन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने लगेंगे। उसके बाद उनके अपने इफेक्ट है, उनके जब उनके इफेक्ट आने लगेंगे तो फिर सीवियर इफेक्ट शुरू हो जाएगा, उससे पूरा ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, पूरे शरीर में डायलेटेशन शुरू हो जाएगा, म्यूकोजल सिक्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अदर देन मास सेल्स मैंने बताया कि इसिनोफिल्स भी आते हैं, बेसोफिल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जो इसिनोफिल्स आए होंगे, जो बेसोफिल्स आएंगे वो भी अपना रिलीज कर देंगे ग्रैन्युल्स वहां पे, और कोई फागोसाइटोसिस उसका नहीं है, वो क्या करेंगे अपने जो एंजाइम्स है उसको वहां पे रिलीज कर देंगे।
तो उसके रिलीज होने से भी वहां पे रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक मैसिव रिएक्शन शुरू हो जाता है जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव 1। और अब देख रहे हो कि कितना होगा, कितना रिएक्शन बॉडी में होंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कि कितना ज्यादा एंटीजेंस है और कितने ज्यादा मासेस को आपने एक्टिवेट कर दिया, कितने सारे मासेस को आपने डिग्रेनेट करा दिया। तो सिम्टम अकॉर्डिंगली माइल्ड भी हो सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकता है। तो इस डायग्राम में आपने इसको समझ लिया। अब ये जो दूसरा डायग्राम है इसी उसी का रिपीटेशन है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको दोबारा एक बार आप समझ लो। इसमें आप देखिए ये दो हिस्से में बटा हुआ है। इधर वाला प्राइमरी एक्सपोजर है जहाँ पे सेंसिटाइजेशन हो रहा है, ये सेकेंडरी एक्सपोजर है जहाँ पे बॉडी में सीवियर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो रेड वाले हैं ये एंटीजेंस है। एंटीजन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है उसको एपीसी खा जाते हैं, एपीसी खा के फिर टी लिम्फोसाइट्स के पास जाता है, फिर बी लिम्फोसाइट्स मैंने बताया कि आईजीई फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो प्राइमरी रिस्पांस में क्या होता है, आईजीई फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये जो आईजीई का जो नीचे वाला पार्ट है एफसी फ्रैक्शन वो मास्ट सेल्स के एफसीआर से कंबाइन कर जाते हैं। तो अप टू दिस टाइम ये प्राइमरी है एक्सपोजर है या जिसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो सेकेंड एक्सपोजर सेम एंटीजेंस का होगा तो देखिए क्रॉस लिंकिंग शुरू हो गया, क्रॉस लिंकिंग की वजह से डिजनरेशन शुरू हो गया, ये ग्रेनुल्स ब्लड वेसल्स में आ गए, शरीर के चारों तरफ चले गए और अकॉर्डिंगली सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। आई में जाएगा तो इची आई होगा, हैंड्स में हाइप्स मतलब होता है, जो हाइप्स लिखा हुआ है उसका अर्टिकेरिया होता है, रेडनेस, रेडनेस शुरू हो जाएगा। नाकों तक पहुंच जाते हैं तो रनिंग नोज जिसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये कुल मिला के हाइपर सेंसिटिव 1 है। ठीक है, अब हम लोग स्विच कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिव 2। हाइपर सेंसिटिव 2 यहाँ पे आईजीई का रोल खत्म हो गया। यहाँ पे किसका रोल शुरू हो गया? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, जो अभी तक अपना रोल प्ले नहीं कर रहा था उस कॉम्प्लीमेंट का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हाइपर सेंसिटिव 2 में सारे काम कॉम्प्लीमेंट करते हैं वैसा नहीं है, उसका डिफरेंट पाथवे है। मेजर पाथवे में जरूर कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होता है लेकिन विदाउट कॉम्प्लीमेंट भी हाइपर सेंसिटिव 2 रोल प्ले करता है। इसमें एक दो बात जो एकदम जरूरी है जानने का आपको, इसमें जो एंटीजेंस होते हैं वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? किसी टारगेट सेल्स पे, आपके अपने होस्ट सेल्स पे, आपके अपने होस्ट सेल्स पे ही कंबाइन होना चाहिए। सॉल्युबल फ्री फॉर्म में जब एंटीजेंस होते हैं तब फिर इसका रोल नहीं है, तब उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव। एंटीजेंस अगर फ्री होगा, सॉल्युबल होगा तो टाइप 3 में चला जाएगा। जब एंटीजेंस किसी सेल सरफेस के अपने अपने होस्ट के ही सेल सरफेस पे बाइंड रहे तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको सेंट्रल टॉलरेंस के बारे में बताऊं। आप जानते हो कि हमारे जो एक मैकेनिज्म है बॉडी में, इम्यून सिस्टम का एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। उसमें क्या है कि जो सेल्फ आपके टिश्यू है, जो सेल्फ टिश्यू है उसके खिलाफ आप रिएक्ट नहीं करते और जो नॉन सेल्फ है उसके खिलाफ आप रिएक्ट करते हैं। तो ये बेसिक इम्यून सिस्टम का एक रोल है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल टॉलरेंस ब्रेक हो जाता है, देयर इज ब्रेक इन द मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस। इसका ये मतलब हुआ कि सेल अपने ही टिश्यू को रिकॉग्नाइज शुरू कर देगा, इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देगा, आईजीई प्रोडक्शन शुरू कर देगा और आईजीएम प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो एंटीजेंस होंगे वो सेल्फ एंटीजेंस हो सकते हैं, प्लस वो भी एंटीजेंस होंगे जो बाहर से आए और खासकर ऐसे एंटीजेंस जो इंट्रासेलुलर जाके घुस जाते हैं सेल के अंदर, जिसको घुसने का क्षमता है। तो सेल्फ एंटीजेंस के लिए भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है, प्लस एक्सट्रिंजिक एंटीजेंस के लिए भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें कॉम्प्लीमेंट का मेजर रोल है, लेकिन सारे के सारे मैकेनिज्म कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात इसके मैंने आपको बताया कि हमेशा एंटीजन आपके अपने होस्ट सेल्स के सरफेस पे होना चाहिए, एकदम जरूरी है। इसमें कॉम्प्लीमेंट का अपना रोल है, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट का इसमें जो अमाउंट है कॉम्प्लीमेंट का टाइप 2 टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन उतना नहीं जितना टाइप 3 में होता है। और टाइप 3 में मैंने बताया कि एंटीजन हमेशा सॉल्युबल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सेल सरफेस के ऊपर बाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी चीज देखो, जब सेल्फ एंटीजन से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये एक एग्जांपल है ऑटोइम्यूनिटी का। जैसे कि एक बीमारी आपने सुना होगा ऑटोइम्यूनिटी में, गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है, जो बॉडी के सेल्स के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेलो, यस सर, मैं कह रहा हूँ ऑटोइम्यूनिटी के एग्जांपल हाँ, ऑटोइम्यूनिटी का एग्जांपल है गुड पास्चर। वहां पे क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है शरीर का उससे रिएक्ट करना शुरू करता है शरीर। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो हर जगह पे है, तो पूरी बॉडी पे रिएक्ट करना शुरू कर देगा। उसी तरीके से आपने सुना होगा
और भी है वैसे जो ऑटोइम्यूनिटी में है, तो ये ऑटोइम्यूनिटी का भी एक एग्जांपल इसमें आ गया, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस है, वो भी इसमें आ जाएगा आपका, जैसे हैसेमेटोस डिजीज है, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है, हेमोलिटिक एनीमिया, गुश पास्चर सिंड्रोम जैसे मैं आपको बता रहा था, ग्रेव्स डिजीज जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मिस्थेनिया ग्रेविस है, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मिसमैच ब्लड, जब ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो इवन डेथ हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रेव्स डिजीज है और जो मिस्थेनिया ग्रेविस है, ये इसमें से दो एग्जांपल ऐसे हैं जिसको हम यहाँ से निकाल के टाइप 5 में डाल सकते हैं, जो आजकल कर दिया गया है, जिसको ब्लॉकिंग हाइपरसेंसिटिव बोलते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिस्थेनिया ग्रेविस है, उसको हम लोग दिखाएंगे आपको, मैं उसको भी यहीं पे समझा दूंगा। इस डायग्राम को गौर से देखो, टाइप 2 सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट का मेन रोल है, लेकिन सारे काम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये भी जरूरी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट वाले का काम देखें, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें ये लो कि पेनिसिलिन कोई ऐसा इंडिविजुअल ने खाया जो उससे एलर्जिक है। मैंने बताया एलर्जिक हमेशा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, पेनिसिलिन बहुत लोग खाते हैं लेकिन सबको प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उस पर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो क्या है, ये एक जो रेड कलर का देख रहे हैं ना, ये आरबीसी, ठीक है। इस इंडिविजुअल ने पेनिसिलिन खाया, पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे बाइंड करें। मैंने बताया टाइप 2 में हमेशा कब होता है, जब एंटीजेंस किसी होस्ट सेल्स के सरफेस से बाइंड करता है। तो यहाँ होस्ट सेल्स क्या है, आरबीसी, इसके सरफेस से बाइंड करके ये एंटीजेंस पेनिसिलिन मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे, जब ये बाइंड कर जाएगा तो इम्यून सिस्टम पहचानना शुरू करेगा और इसके अगेंस्ट बनने लगेगा एंटीबॉडीज। पहले आईजीएम बनता है, थोड़ा ही बनता है, लेकिन बेसिकली आईजीजी का रोल, आईजीजी इसके ऊपर कमांड करना शुरू कर दिया, जितने डार्क ब्लू वाले हैं वो आईजीजी बने और इसके सरफेस पे कमांड करना शुरू कर दिया। आप ये भी जानते हो कि आईजी का जो तीसरा आर्म है एफसी फ्री है, इस एफसी फ्री वाले में कॉम्प्लीमेंट आके जुड़ जाते हैं। जो मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जब आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा था, मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले काम करेगा, C1, ठीक है। तो C1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। C1 जब अटैच हो जाता है तो कैस्केड रिएक्शन शुरू हो जाता है। C1 एक्टिवेट करेगा C2 को, C3 को, C4 को, फिर वो फर्दर एक्टिवेट करेंगे C5 को, C6 को, C7 को, C8 को, C9 को, सबको एक्टिवेट करता चला जाता है। मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि C3 सिर्फ C3 नहीं है, उसका फ्रैक्शन कर दीजिए, वैसे समझो कि हाफ हाफ कर दिया हमने, हाफ हो गया C3A, हाफ हो गया C3B, वैसे C4A, C4B, C5A, C5B, सबके अपने अपने काम। तो अब ये जितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट हुए, उसका यहाँ पे क्या क्या रोल है। पहला रोल ये है कि जो C3A, C4A, C5A ऐसे जो हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है कीमोटैक्सिस, कीमोकाइनेसिस की तरह वो रिक्रूट करने लगते हैं डिफरेंट फेगोसिटिक सेल्स को, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहां पे रिक्रूट कराना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो C3B, C5B टाइप के जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो एज ए ऑप्शनिंग काम करना शुरू कर देता है। और जो तीसरा मैंने बताया था मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसमें C5B, C6, C7, C8, C9 ये सब का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग MAC या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स अपना रोल प्ले करना शुरू करेगा तो सीधे सीधे ये आरबीसी को तोड़ देगा। इसको कोई दूसरे सेल्स की जरूरत नहीं है, इसमें ड्रिलिंग करेगा, इसमें पोर बनाएगा इसके सेल सरफेस पे और ये आरबीसी टूट जाएगा, ये आपका होस्ट सेल्स खत्म हो गया। दूसरा, अगर ऑप्शनाइजेशन हो जाएगा तो मैक्रोफेज को पहचानने में सुविधा हो जाएगा और मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर जाएंगे। हमेशा जरूरी नहीं कि मैक्रोफेज तभी पहचाने जब ऑप्शनाइजेशन हो। यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट भी पहचान रहा है, अगर पहचान लिया तो वेल एंड गुड, नहीं पहचान पा रहा है तो उसको हेल्प लेना पड़ता है ऑप्शन का। तो ऑप्शनाइजेशन हो जाता है तो रिकॉग्निशन और फैगोसाइटोसिस थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो ये मैक्रोफेज इसको खा जाएंगे, इनगल्फ कर जाएंगे। प्लस और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, उसके अपने ग्रेनुल से रिलीज होगा, इसको तोड़ने में मदद करेगा। तो इस तरह से ये इसको डैमेज कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट वाला जो कहानी मैंने बताया तीन तरीके से, एक रिक्रूटमेंट में रोल है जिसमें C4A, C3A, C5A है, एक ऑप्शनाइजेशन में रोल है जिसमें C3B, C5B है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैक है जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से ये रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये सारा का सारा काम कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट है। मैंने जैसे आपको बताया कि सारे काम कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन मेजर काम कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जो काम कॉम्प्लीमेंट नहीं करता उसका ये वाला एग्जाम्पल, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी या सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, लेकिन है कॉम्प्लीमेंट का रोल नहीं। यहाँ पे कोई भी होस्ट सेल्स है जिसको टारगेट सेल्स बोलते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि जो टाइप 2 में जो एक्शन होता है ना, बड़ा स्पेसिफिक होता है।
किस टिश्यू को डैमेज करना है वो एकदम बड़ा स्पेसिफिक होता है, इसीलिए उसको टारगेट सेल बोलते हैं। लेकिन टाइप 3 में टारगेट सेल्स नहीं होते, उसका रोल स्पेसिफिक नहीं होता, वो बड़ा सिस्टेमिक होता है, वो आगे जाके देखोगे। तो दो चीज याद रखना है आपको, टाइप 2 और टाइप 3 में बेसिक डिफरेंस। इसका एंटीजन सरफेस से बाइंड होगा, उसका सॉल्युबल होगा। इसमें मैंने बताया कि जो दूसरा वाला डिफरेंस आपको मैं बता रहा था, और वो है कि ये स्पेसिफिक टारगेट को करता है और वो सिस्टेमिक इफेक्ट है टाइप 3 का। तो अब आते हैं ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला जो रोल है, ये जो टारगेट सेल्स है जिसके ऊपर बाइंड कर गया है एंटीबॉडीज, अब इसके बाइंडिंग से एनके सेल्स पहुंचते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक एबिलिटी वाला सेल्स है। एक सिंपल लिम्फोसाइट है जिसके पास साइटोटॉक्सिक एबिलिटी है, बहुत थोड़े ही होते हैं बॉडी के अंदर। इस ये पहुंचेगा और सेल को डायरेक्ट किल करेगा। क्यों किल कर देता है? क्योंकि एनके सेल्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग परफोरेंस और ग्रेन एंजाइम्स बोलते हैं। वहां पे आ गया, उसको रिलीज कर देगा। यहाँ पे जो सेल का डेथ होगा थोड़ा सा अलग है, ये सिंपल नेक्रोसिस टाइप का नहीं है कि सेल डेथ हुआ और पूरी बॉडी से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। आप जानते हैं जहाँ भी नेक्रोटिक होता है बॉडी में, उसको सराउंडिंग नेक्रोसिस शुरू होता है। यहाँ पे ये सिंपल सेल डेथ नहीं, ये प्रोग्राम सेल डेथ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोटोसिस। और एपोटोसिस होने की वजह से सराउंडिंग को इन्फ्लेमेटरी टिश्यू नहीं आएंगे, ये बड़ा क्वाइट डेथ होगा, बड़ा सिंपल डेथ होगा, पता भी नहीं चलेगा बॉडी को। तो ड्यू टू अपने परफॉर्मेंस और ग्रेन एंजाइम्स ये स्पोर्स को किल कर देता है, कोई फर्दर डैमेज इधर उधर नहीं। ये हो गया आपका एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ये जो देखो तीसरा वाला है, ये एक्चुअली ब्लॉकिंग हाइपरसेंसिटिविटी का रिएक्शन है। इसमें जैसे आप जानते हैं ना कि साइनेप्स होते हैं, मोटर जंक्शन जो होता है कि जो नर्व्स आते हैं और मसल्स के पास जाते हैं, वहाँ पे साइनेप्स बनता है, और जो एक्सॉन्स होते हैं वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और उसके रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स के ऊपर, यानी केमिकल ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का थ्रू एक्सॉन, जिसको रिसीव करता है मसल्स। क्यों करता है? क्योंकि मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होता है, और जो केमिकल रिलीज करता है मैसेज लेके जो जाता है उसको हम लोग एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। तो अभी क्या हो रहा है इस केस में, जो बॉडी है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को नॉन सेल्फ की तरह ट्रीट करने लगा, उसको अपने नहीं मान रहा। जब अपने नहीं मान रहा तो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। अभी एंटीबॉडी आएंगे और इसके साथ सारे चिपक जाएंगे, इसे कमाइन कर जाएंगे। तो अब जब कमाइन कर दिया, उसका जगह को ही छेक लिया, तो फर्दर उसके लिए जगह नहीं रह गया फॉर एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज भी होगा, चारों तरफ पहुंच भी जाएगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कॉज कर पाएगा मसल्स के ऊपर। तो मसल्स में जो एक्शन होना चाहिए था कॉन्ट्रेक्शन का, वो होगा नहीं। तो क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे कुछ डैमेज वेज नहीं कर रहा है, सिंपली ब्लॉक कर दे रहा है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो मसल्स के ऊपर होने चाहिए थे, जो मैसेज लेता है एसिटाइलकोलिन से कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, उसको नहीं होने दे रहा, सिर्फ ब्लॉक कर दे रहा है। जैसे कि एंजाइम वाले में आप जानते हो लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, उस तरीके से लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह ये आके बिल्कुल उसको छेक लिया रिसेप्टर्स को। अब ये सारे एसिटाइलकोलिन होते हुए भी बेकार हो गए, तो मसल काम नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस, ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही ग्रेव्स डिजीज में होता है। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि क्या देख रहे हो कि काम कम हो गया, काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसको उल्टा होता है उसमें ग्रेव्स डिजीज में, वो थोड़ा और स्टिमुलेट हो जाता है, ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो ये था आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। कुछ एग्जांपल्स को देख लो तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूँ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वाला। ये सिंपल जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं कि जो बॉडी के आरबीसीज हैं, आप जानते हो कि ब्लड ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो कैसे करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन। आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो हम बोलते हैं टाइप ए वाला ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो टाइप बी वाला है, दोनों है तो टाइप ए मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, कुछ भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये सिंपल है, आप इसको जानते हैं। इसमें क्या होगा अगर मिस मैचिंग हो गया, यानी टाइप ए वाला है डोनर और रेसिपिएंट हो गया टाइप बी वाला, तो जैसे ही टाइप ए वाला टाइप बी में जाएगा तो बॉडी टाइप बी जो बी वाला इंडिविजुअल है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे। ये एंटीबॉडी एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा जैसे मैंने पहले बताया। तो आप देखो कि सारे अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सारे आरबीसीज टूट रहे हैं, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हुआ तो डेथ भी हो सकता है और आपका फेल हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन। ये दूसरा एग्जांपल मैंने पुट किया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए। इसको भी आप सब जानते होंगे, इसमें मेजर रोल होता है आरएच फैक्टर का। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस मतलब फीटस के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन। इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर को होना होगा आपको आरएच निगेटिव, और इनके मतलब फादर जो होंगे उनको आरएच पॉजिटिव होना होगा। एक कंडीशन तो ये है। अब जब प्रेगनेंसी सेटअप होगा तो बच्चा आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है, आरएच निगेटिव भी हो सकता है, ये चांस की बात है। तो इस कंडीशन में चांस ये बनेगा कि बच्चा आरएच पॉजिटिव हो। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसा चांस बना कि आरएच निगेटिव मदर के अंदर जो फिटस डेवलप हो रहा है वो आरएच पॉजिटिव है। आरएच निगेटिव जब मैं कहता हूँ इसका मतलब कोई फैक्टर बॉडी के अंदर था नहीं मदर के अंदर। अब जब बच्चे को बोलता हूँ आरएच फैक्टर, मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चे के अंदर है जो माँ के अंदर नहीं।
अब ये फैक्टर जब प्लेसेंटा क्रॉस करके पहुंच जाता है मदर बॉडी में, तो मदर उसको नॉन सेल्फ ट्रीट करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो आरएच के खिलाफ क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी इतना आरएच एंटीबॉडी नहीं बनता और इतना टाइम नहीं मिलता मदर को कि इस बच्चे को कुछ डैमेज काउज करे। तो पहला प्रेगनेंसी में बच्चा नॉर्मल ही जन्म लेता है। लेकिन दूसरा प्रेगनेंसी अगर 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर सेटअप हो गया और सेम कंडीशन होगा कि इधर फिर बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया, बाय चांस आरएच निगेटिव नहीं होकर फिर से आरएच पॉजिटिव ही फिटस डेवलप होने लगा बॉडी में, और अर्ली प्रेगनेंसी हो गया विद इन 5 इयर्स, तो फिर क्या होगा कि मदर पहले से सेंसिटाइज है, मेमोरी सेल्स है। इस बार जो फैक्टर आरएच फैक्टर मदर के अंदर जाएगा तो बहुत फास्ट फॉर्मेशन होगा एंटी आरएच एंटीबॉडी का, आरएच एंटीबॉडी के अगेंस्ट में। अब इस बारी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चे का आरबीसी टूटने लगेगी, तो ये बच्चे का डेथ हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, या तो प्रेगनेंसी डिले करो, आफ्टर 5 इयर्स के बाद करो। अगर ऐसा कंडीशन है कि मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है और पहला बच्चा बाय चांस आरएच पॉजिटिव था आपका, तो डिले कीजिए सेकंड प्रेगनेंसी को, आफ्टर 5 ईयर कीजिए, या फिर ट्रीटमेंट लीजिए इन द फॉर्म ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज, जो अक्सर आप देखते होंगे सुनते होंगे कि इस ट्रीटमेंट से फिर बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता और बच्चा नॉर्मल ही होता है। तो मैं आज आपका टॉपिक टाइप 2 तक ही उसको रखता हूँ, और कोई क्वेश्चन